हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 3 है, रेशो से वस्त्र तक। तो चलिए हम उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, जानते हो रेशो किसको कहते हैं। तो जानते रेशो हम लोग किसको कह के, ऐसे रेशे जिससे जो जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि ऊन जो रहता है, ये इसके रेशे को हम लोग इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, जो कि भेड़ या याक के बाल से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम के फाइबर जो रहता है रेशम कीट से होता है, कीट के कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जान तो रहे जैसे ऊन और रेशम के बारे में बात करें तो भेड़, बकरी, याक ये ऐसे जंतु होते हैं जिससे कि ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि जंतु क्या आप जानते हैं कि इन जंतु के आवरण पर बालों की मोटी परत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जंतु का जो स्किन होता है उसमें जो है बाल की बहुत ही मोटी परत होती है, और बालों के बीच जो रहती है ये हवा जो रहता है आसानी से भर जाता है। और ये जो हवा जो रहती है ना, ये आपका ऊष्मा की कुछ अलग होता है। तो ये इन जंतुओं को ये क्या करता है, ये बाल जो रहता है ये गर्म रखता है, ठीक है। तो इन रेशेदार ऊन जो है इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है, और इसलिए जो है हम लोग भी ठंड के मौसम में अगर हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं तो वहाँ हमें क्या होती है, गर्म महसूस होती है, ठीक है। तो देखिए हमारी ही तरह जो रहता है, जैसे कि हमारे अगर बॉडी पार्ट में हम लोग देखें तो अलग अलग जगह के बॉडी का जो पार्ट होता है ना, उसमें अलग अलग तरीके के बाल होते हैं। कहीं के सॉफ्ट होते हैं, कहीं के हार्ड, कहीं के थोड़ा जो रहता है और रूखा रहता है। और ऐसे ही अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के बाल जो है पाए जाते हैं। देखते होंगे आप कि किसी के बाल जो रहता है बहुत ही सॉफ्ट रहता है, किसी के बाल जो रहता है बहुत ही रूखा रहता है। तो अगर हम लोग देखें तो दाढ़ी का जो रूखे बाल होता है ना, और त्वचा के निकट जो रहता है वो मुलायम बाल होता है। तो जो हम लोग भेड़ और बकरी जो पालते हैं हम उसके लिए वैसी ही नस्ल को चुनते हैं जो कि मुलायम बाल देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को हम लोग वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। मतलब इस प्रक्रिया में हम लोग ऐसे मुलायम बालों वाले गुणयुक्त भेड़ का जो है चयन करेंगे जो कि मुलायम बाल जो है देंगे, ठीक है। तो ऊन प्रदान करने वाले जंतु जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भेड़ है, बकरी है, और आपका तिब्बत में आपका याक है। तो इन सब जानवरों से जो है हमें ऊन प्राप्त होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बकरी के बालों से भी जो है ऊन प्राप्त की जाती है। और अंगोरा ऊन याद रखिएगा, ये अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है, जो कि कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में या पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कश्मीरी जो है जो ये जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कश्मीरी बकरी इसको हम लोग कहते हैं, और इसकी त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। ऐसे ही हम लोग देखें तो एक बेहतरीन शाल बनाई जाती है जिन्हें हम लोग पश्मीना शॉल कहते हैं, ठीक है। तो पश्मीना शॉल कहाँ पाया जाता है, या पश्मीना ऊन, तो याद रखिएगा ये आपका कश्मीर में पाई जाती है। इसी तरह अगर लामा और एल्पका, ये दो ऐसे मतलब कि बकरी है जो कि, या जानवर है जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। बकरी तुम नहीं कहेंगे, लामा और एल्पैका ये आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, और इन जानवरों में से भी जो है ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि भारत और विश्व की मतलब ये एक्टिविटीज़ है जहाँ पे हमें ऐसे जगह की चिन्हित करना है जहाँ पे ऐसे जंतु पाए जाते हैं जो कि आपका ऊन प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेशो से ऊन तक। अब हम लोगों को तो ऊन मिल गया है जानवरों से, अब उनके बाल को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाते हैं। कैसे हम लोग ऊन बनाते हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि भेड़ पालन और प्रजनन, यदि अगर आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी की यात्रा करें तो आप गडरियों को, भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियाँ पसंद करती है। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, चावल, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों की घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियाँ, अनाज के सूखे चारा जो है खिलाया जाता है। सर्दी के समय जो है उन्हें घर में ही रख के उन्हें सूखा चारा दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों का ऊन के लिए ही पाला जाता है। जैसे कि भेड़ जो है उसको ऊन के लिए ही पाला जाता है, ठीक है। तो भेड़ों की कुछ नस्ल के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। उनमें से प्राप्त होने वाले ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। जैसे कि भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है और जिससे बहुत ही ज़्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप पहले बताया है, वर्णनात्मक प्रजनन की प्रक्रिया से जो है हम लोग उत्पन्न करते हैं और हम
लोग ऐसे ही भेड़ों का चयन करते हैं जो कि अच्छी ऊन जो है प्रदान करे। तो जिनमें से एक जानवर जो है किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। ठीक है, जैसे कि जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसके बालों को क्या करता है, काट दिया जाता है। अब रेशों को उनमें संसाधित करना, अब यहाँ से तो उस हम लोगों को मिल गया। अब इससे यहाँ से हम लोग कैसे ऊन प्राप्त करेंगे, तो स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन की लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे कि पहला चरण में भेड़ की बकरी और त्वचा की पतली परत को हम लोग उसके शरीर से हटा देंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग ऊन की कटाई कहते हैं। ठीक है, तो इसको उतारने के लिए मशीन का भी उपयोग करते हैं, जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए जो है आपके के लिए प्रयुक्त होता है। फिर बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ठीक है, गर्मी के मौसम, क्योंकि ठंडी के मौसमों से बहुत ठंड लगेगी, इसलिए ताकि भेड़ बालों की सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रहे। तो बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं और उन्हीं अब देखिए उन्हीं रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग अपने बाल काटते हैं तो इससे हमें कोई तो कष्ट नहीं होती है ना, तो इसी तरह उसका भी बाल अगर हम लोग काटें तो उन्हें भी कोई कष्ट नहीं होगा। और त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांश मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं। जैसे हमारा बाल अगर हम लोग टकले हो जाते हैं तो फिर से उग जाता है, तो वैसे ही इनका भी बाल होता है। तो त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर जो है अच्छे तरीके से धोया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से धो जाए और जिनसे उनकी जो है उनकी चिकनाई धूल और गर्द जो है निकल जाती है। और ये जो प्रक्रम होता है इसको हम लोग अभिमार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिमार्जन कहते हैं। ये मशीन से भी किया जाता है। फिर इसके बाद करने के बाद छटाई की जाती है और रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा जाता है। फिर चौथा चरण में क्या होता है, बालों में से छोटे छोटे जो कोमल वो फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है और जो बर कहलाते हैं। और ये वही बर होता है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाता है। कभी कभी हम देखेंगे कि अगर हम स्वेटर पहनते हैं तो उस पर एक छोटे छोटे रोए टाइप का निकल जाता है, तो उसी को बर कहते हैं। और इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन रहती है। फिर पांचवा चरण में हम लोग क्या कहते हैं, रेशों की विभिन्न रंगों में, यानी अब वो तो एक ही प्रकार का होगा ना, तो अलग अलग रंग के लिए हमें उसे अलग अलग रंग में जो रहता है रंगाई करना पड़ता है। ठीक है, फिर छठा चरण में क्या करेंगे, अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उसका धागा बनाया जाता है। लंबी रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। अब इस तरीके से हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो प्रक्रिया था जिससे कि हम लोग ऊन जो है आपका जानवरों से निकालते हैं और उसे ऊन के रूप में जो है परिवर्तित करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोगों का रेशम है, तो इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।